हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्लास 11th अकाउंट्स का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। हम 3 से 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके थे हमारी उस वीडियो में। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम 2-3 प्रिंसिपल हमारे जितने भी कवर हो पाते हैं, आइए देखिए। एक प्रिंसिपल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। एज द नेम सजेस्ट, मैचिंग। यहां हम कुछ मैच कर रहे हैं। तो क्या मैच कर रहे हैं हम? यहां पे कोई क्रिकेट मैच नहीं कर रहे हैं। मैच यहां पर क्या कर रहे हैं? एक्सपेंस और इनकम्स को मैच कर रहे हैं हम। ये प्रिंसिपल ये कहना चाह रहा है कि जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड, वो मैच करने चाहिए आपके करंट ईयर से। जिस भी साल का आप रिजल्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एक्सपेंसेस और इनकम्स लिखे हुए होने चाहिए वो उसी करंट ईयर से मैच करते हुए होने चाहिए। ना कोई पिछले साल का खर्चा रिकॉर्ड हो, ना कोई नेक्स्ट ईयर का खर्चा या इनकम रिकॉर्ड हो। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये खर्चा या ये इनकम करंट ईयर से बिलोंग करता है या नहीं? चाहे मैचिंग प्रिंसिपल का पॉइंट हो कोई, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, जर्नल एंट्रीज वगैरह आप कर रहे हो, तो जहां भी आपको एक्सपेंस या इनकम से रिकॉग्नाइज करने की बात आ जाए सामने, तो आप ध्यान रखें कि एक्सपेंस हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनका बेनिफिट हम अवेल कर चुके हों। मैं रिपीट करता हूं, एक्सपेंस हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनका बेनिफिट हम अवेल कर चुके हों, जिनका बेनिफिट हम ले चुके हों। एग्जाम्पल, आपने कोई खर्चा किया जिसका बेनिफिट मिलेगा अगले साल, तो अगर उसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा तो उसे आप खर्चे में भी अगले साल ही दिखाना, इस साल नहीं, क्योंकि उस एक्सपेंस का, उस खर्चे हुए पैसे का बेनिफिट अभी आपको नहीं मिला है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एक्सपेंस वाला पॉइंट, कि उन्हीं खर्चे हुए पैसे को खर्चा मानना है जिनका बेनिफिट आप ले चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, 10 लाख रुपए का हमने कोई एसेट खरीदा है, तो 10 के 10 लाख रुपए का खर्चा हम उसी साल का नहीं मान लेते हैं। हमें लगता है कि वो एसेट हमारे पास 10 साल तक टिका रहेगा, 10 साल तक फायदा देगा, तो उस एसेट की कॉस्ट को हम 10 साल में ही डिवाइड कर देते हैं। अगर 10 लाख रुपए का एसेट लेके आए थे तो हर साल 1-1 लाख रुपए खर्चा मानते हैं, ना कि उसी साल में पूरे के पूरे 10 लाख रुपए खर्चे में लिख देते हैं हम। क्योंकि जब बेनिफिट 10 साल तक मिलना है तो खर्चे को भी डिवाइड 10 साल में ही कर देना चाहिए। इसी तरह इनकम्स के लिए, इनकम्स हम उन आइटम्स को कहते हैं या बोलते हैं जिनके अगेंस्ट हमने कोई काम कर दिया हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनकम्स हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनके अगेंस्ट हमने काम कर दिया हो, कर चुके हो हम उससे रिलेटेड काम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसा पैसा ले करके बैठे हैं जिसके एवज में आपने कुछ किया नहीं है, एडवांस लेके बैठे हैं किसी से, तो वो एडवांस रिसिप्ट आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो एडवांस रिसिप्ट लायबिलिटी मानी जाएगी आपकी, क्योंकि अभी तक आपने कोई काम किया नहीं है, आप लायबल हैं उस पैसे के लिए, काम करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इनकम वाला पॉइंट भी, कि जब तक आप लिए हुए पैसे पे काम नहीं कर देते तब तक आप उसको इनकम नहीं मान सकते। अब अभी तक हमने बात की कि पैसा पे कर दिया हो तो खर्चा मानना है या नहीं, या पैसे रिसीव कर लिए हो तो इनकम माननी है या नहीं।
खर्चे और इनकम एक्रू बेसिस पे भी रिकॉर्ड होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खर्चा है तो कैश पे ही कर दिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनकम है तो पैसा रिसीव हो ही गया हो। अगर खर्चे या इनकम ड्यू हो गए हैं, एक्रू हो गए हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वेदर द कैश इज एक्चुअली पेड और नॉट, या वेदर द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो अभी हम एग्जांपल्स और भी देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा इन ऑल रिस्पेक्ट मैचिंग प्रिंसिपल। तो क्या मैच कर रहे हैं हम यहां पर? मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा है कि एक्सपेंस एंड इनकम्स मस्ट बी मैच्ड with the current year। जिस साल के आप अकाउंट्स बना रहे हो उसे मैं कह रहा हूं करंट ईयर। तो उस साल के जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, वहां पे जो भी आप एक्सपेंस एंड इनकम्स लिखेंगे, वो एक्सपेंस एंड इनकम्स उसी साल से बिलोंग करने चाहिए। तब आप कह सकते हो कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये वाला मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम इंक्लूड या एक्सक्लूड करेंगे? तो मैं अभी आपको 4 वर्ड्स के मीनिंग समझाऊंगा जो मैचिंग प्रिंसिपल में कंसीडर किए जाते हैं। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और अनअर्न्ड। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। अब जिस पैसे के साथ एडवांस वर्ड ही लग गया, इसका मतलब ये है कि ये अभी के बेनिफिट के लिए है नहीं, तभी हम इसको एडवांस कह रहे हैं। आपने कोई ऐसा पैसा पे कर दिया है जो एडवांस में है, अभी के लिए नहीं था, बाद में पे करना था, पर आप आज ही पे कर रहे हो एडवांस में। तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये ऐसा खर्चा है जो आपको सपोज पे तो नेक्स्ट ईयर करना था, या बेनिफिट इसका नेक्स्ट ईयर में मिलेगा बट पे आप इसी साल में करके बैठे हो। तो ऐसे खर्चे को हम प्रीपेड नाम देते हैं। अब अगर ऐसे एक्सपेंस का बेनिफिट ही अगर हमें अगले साल मिलना है तो इस साल उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि वो इस साल के खर्चे से मैच नहीं करता है। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चलता है, और इसी बीच आपने सपोज अक्टूबर 1 को गाड़ी खरीदी है। अगर आपने अक्टूबर 1 को गाड़ी खरीदी है तो इसका इंश्योरेंस भी हुआ होगा, और इंश्योरेंस जनरली होता है 1 साल का। तो इसका जो इंश्योरेंस है वो नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर को एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के 31 सितंबर, मतलब अकाउंटिंग ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो साल खत्म हो रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, बट कार का 1 साल हो रहा है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे वो अकाउंटिंग ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अब जो हमने इंश्योरेंस यहाँ पे कर दिया होगा अक्टूबर 1 को, वो पूरे 12 महीने का पे हुआ होगा। अब 31 मार्च के बाद वाला जो टाइम पीरियड है ये तो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमारा तो 31 मार्च के बाद नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, अगला 1 अप्रैल। तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट हम
इन्हीं 6 महीने का खर्चा इंश्योरेंस का खर्चा मानेंगे। बचे हुए 6 महीने का जो हम पे तो अभी करके बैठे हैं उसे हम प्रीपेड ट्रीट कर लेंगे कि वो एडवांस में पे कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा दिमाग में ये रखना है कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के, तो वहीं तक के खर्चे रिकॉर्ड करेंगे। तो 1 अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक 6 महीने हुए जिनका हम बेनिफिट ले चुके हैं। अगले 6 महीने वाला खर्चा नेक्स्ट ईयर में जंप कर रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर का ही खर्चा माना जाएगा। इसे हम प्रीपेड का नाम देंगे। इट मीन्स ये कंसीडर नहीं होता है, प्रीपेड वाला पार्ट कंसीडर नहीं करते हैं हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है विच बिकेम ड्यू बट नॉट येट पेड। जो ड्यू तो हो गया है बट पे नहीं हुआ है। खर्चा, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपके बिजनेस में एम्प्लॉय हूं जो हर महीने सैलरी लेता है। साल में होते हैं 12 महीने। आप मुझे 11 महीने की जो सैलरी है वो पे कर चुके हैं, 11 मंथ की सैलरी पेड है। तो क्या 12वें महीने क्या मैंने काम नहीं किया? काम तो 12वें महीने भी किया है मैंने। तो फिर वही मेरी पुरानी लाइन, एक्सपेंस हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनका बेनिफिट हम अवेल कर चुके हों। आपने मेरा 12वें महीने भी बेनिफिट लिया था, बेशक आपने सैलरी पे नहीं की है बट सैलरी नाम का खर्चा आपका जनरेट हो चुका है, तो आपको इस 1 महीने का खर्चा भी रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए एज एन एक्सपेंस। इसलिए आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग का जो पार्ट है, जिस महीने का ये खर्चा है वो हमारी करंट ईयर से ही बिलोंग करता है। इसी साल में हमने उस खर्चे का बेनिफिट लिया था, बेशक पे ना किया हो। आई होप आपको आउटस्टैंडिंग भी क्लियर हुआ होगा। एक्रूड, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव। ऐसी इनकम जो एक्रू हो गई है, मतलब अराइज हो गई है, अर्न कर ली है हमने बट मिली नहीं है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं चीज़ों को ही अपनी इनकम मानेंगे जो कैश में रिसीव ही हो चुकी हैं। क्या पता पैसे बाद में आने हो, सामान तो सेल हो गया हो बट पैसे ना आए हो, तो पैसा क्या पता नियर फ्यूचर में आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि पैसा आएगा तो ही रिकॉर्ड करूँगा मैं। तो अगर इनकम हमारी हो गई है अराइज तो हमें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, करंट ईयर से बिलोंग करती है। तो एक्रूड वाला पार्ट भी हम कंसीडर किया करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, उसी साल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। अनअर्न्ड, रिसीव्ड बट नॉट अर्न। इसका मतलब होता है रिसीव्ड बट नॉट अर्न। तो ये वो पैसा है जो आप किसी पार्टी से एडवांस में लेकर बैठ गए हैं, आपने काम नहीं किया है। तो इनकम्स हम उन्हीं आइटम्स को बोलते हैं जिनके अगेंस्ट हमने काम कर दिया हो। तो ये वो पैसा है जिसके अगेंस्ट आपने काम नहीं किया है, अर्न नहीं किया आपने वो इनकम, कोई भी एक्ट परफॉर्म नहीं किया है आपने इसके लिए, बस रिसीव करके बैठ गए हो। तो ये पैसा कंसीडर नहीं होगा क्योंकि करंट ईयर से मैच नहीं करता ये, आपने इनकम के लिए कुछ एक्ट परफॉर्म ही नहीं किया है। आई होप आपको चारों पॉइंट से क्लियर हुआ होगा काफ़ी हद तक कि मैचिंग में हम क्या मैच कर रहे होते हैं। एक्सपेंस और इनकम्स की रिकॉर्डिंग हम इस तरीके से कर रहे होते हैं बस कि करंट ईयर से मैच करती है या नहीं। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का बेनिफिट ले चुके हैं या नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए,
एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपना बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसकी डेबिट साइड हम सारे खर्चे लिख देते हैं, क्रेडिट साइड हम सारी इनकम्स लिख देते हैं। तो सपोज आपने सामान परचेज किया है 1,50,000 का। ये सामान में मैं लिख रहा हूं 1500 यूनिट्स परचेज किए हैं आपने किसी भी चीज़ की एट द रेट 100 ईच। इस 1500 यूनिट्स में से आपने 1000 यूनिट्स बेच दी हैं 1.5 लाख रुपए की, तो सेल हुई है 1000 यूनिट्स की एट द रेट 150 ईच। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि 1.5 लाख का ही खर्चा हुआ था, 1.5 लाख की ही इनकम हुई है, तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। बट मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जितने यूनिट्स की सेल हुई है, 1000 यूनिट्स की हुई है सेल, जितने यूनिट्स की सेल हुई है, एक्सपेंस वाली साइड एक्सपेंस भी उतनी ही यूनिट्स का लिखा हुआ होना चाहिए। अब यहां तो हमने 1500 यूनिट्स का पैसा लिखा हुआ है, तो मैथ्स की तरह यहीं पे तो माइनस नहीं करेंगे 500 का माइनस। अकाउंटेंसी में जब भी आपको किसी अकाउंट में से कुछ हटाना होता है तो आप रिवर्स एंट्री कर देते हैं। रिवर्स एंट्री मतलब अगर डेबिट साइड से आपको कुछ कम करना है तो क्रेडिट साइड लिख देते हैं आप, क्रेडिट साइड से कुछ कम करना है तो डेबिट साइड लिख देते हैं आप। तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट यहां पर 1000 यूनिट्स का ही इंपैक्ट होना चाहिए, क्योंकि सेल 1000 यूनिट्स की हुई है तो खर्चे भी उससे मैच करते हुए होने चाहिए। इसलिए 500 यूनिट्स की कॉस्ट उठा के हम इधर लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है जो साल के एंड में अनसोल्ड है। कुछ बच्चों से पूछा जाता है जब कि क्लोजिंग स्टॉक बताइए ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड क्यों आता है, तो 99% सबके दिमाग में क्या भरा हुआ होता है कि क्रेडिट साइड इनकम लिखी जाती है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर क्रेडिट साइड लिखा है तो इनकम है। वो इनकम कहाँ से है, बिका तो है ही नहीं। तो 1 मार्क का कभी क्वेश्चन आ जाए कि वाई क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप लिख के आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ने कहा कि खर्चे और इनकम मैच करते हुए होने चाहिए, इसलिए हमें अनसोल्ड सामान को उठाकर रिवर्स एंट्री मारनी पड़ी ताकि इनका करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके। 50,000 रुपये कमाए हैं हमने, सिर्फ इनको नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कितना सामान कितने में बिका है। तो 1000 यूनिट्स 150 में बिकी है जो 100 रुपये की परचेज थी, तो 50 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट ही तो है आपका। तो ऐसे आएगा प्रॉफिट। टोटल सेल्स और टोटल परचेज को देखते रहेंगे तो किसी बिजनेस में कभी प्रॉफिट ही नहीं आएगा, क्योंकि दुकानें तो हमेशा भरी रहती हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या भरी हुई दुकान को भी इंक्लूड कर लेंगे खर्चे में। आई होप आपको अब इन ऑल रिस्पेक्ट मैचिंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा कि क्यों हम खर्चे और इनकम को मैच कर रहे हैं, क्यों जितनी यूनिट सेल हुई है उतनी के ही खर्चे होने चाहिए ताकि करेक्ट प्रॉफिट आ सके। सॉरी, यहाँ पे मैंने परचेज लिख दिया गलती से, प्रॉफिट लिख देता हूँ। क्यों क्लोजिंग स्टॉक हमने क्रेडिट साइड लिखा, इसका जवाब भी आपको मिल गया। अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल आप डेबिट साइड उतने का ही इंपैक्ट रखना चाहते थे, इसलिए आपने रिवर्स एंट्री मारी। क्यों इन 4 चीज़ों को कंसीडर किया गया, क्योंकि ये 4 चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि कौन सी आइटम करंट ईयर से बिलोंग करती है, कौन सी आइटम करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती है। तो मैं 1 सेकंड के लिए
पॉज ले लेता हूँ, साइड में हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम ले रहे हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। जिसका दूसरा नाम प्रूडेंस भी होता है। प्रूडेंस वर्ड प्रूडेंट वर्ड से बना है, जिसका मतलब समझदार या बुद्धिमान होता है। तो समझदार इंसान की डेफिनेशन क्या होती है ये तो हमने कहीं देखी नहीं होगी। समझदार या बुद्धिमान वो जो फ्यूचर की सोच के चल ले, यही हम इस प्रिंसिपल में सीखेंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी हम अगर प्रिंसिपल को फॉलो करके चलते हैं तो काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। ये प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बर्बाद नहीं होंगे, हमेशा सेफ स्टेज पे रखेगा आपको ये प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को अगर मैं एक लाइन में ख़त्म करूं तो आप लिख सकते हो, नेवर प्रेडिक्ट्स प्रॉफिट्स बट ऑलवेज प्रेडिक्ट लॉसेस। ये लाइन कह रही है कि हमें अपने फ्यूचर में होने वाले फायदों को या हो सकने वाले फायदों को प्रेडिक्ट करके कभी मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए, बट हमें हमारे फ्यूचर में होने वाले या हो सकने वाले नुकसान या खर्चों को प्रेडिक्ट करते हुए आज ही एक्शन ले लेना चाहिए कि हम खर्चे के लिए हमेशा तैयार हैं। हमने पहले से सोच के रखा है कोई खर्चा हमारा होगा, उसके लिए हम कई साल पहले से प्रिपेयर हैं। तो ऐसे केसेस में हम सेफ स्टेज पे रख सकते हैं अपने आप को। एक्चुअली में जिस दिन भी वो खर्चा आएगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिंसिपल कह रहा है कि प्रॉफिट्स को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो आपके पास आ रहा है, बहुत मुस्कुराता हुआ, खुश होता हुआ आ रहा है, बहुत साथ में मिठाई का डब्बा भी ले रहा है, आपसे पार्टी देगा। आप उससे उसकी खुशी की वजह पूछ रहे हैं तो वो पॉकेट में से कोई पेज दिखा रहा है आपको। वो कह रहा है कि मैं लॉटरी टिकट खरीद के लाया हूँ और मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। तो आपकी हंसी छूट जाती है कि करोड़पति बनने वाला है ना, बना तो नहीं है ना। अब वो आपका फ्रेंड जो है वो क्या कर रहा है, अभी से ही सपने ले रहा है कि मैं तो करोड़पति हूँ, अभी से ही पैसा उड़ाना शुरू कर दिया उसने। अगर लॉटरी नहीं लगी तो वो पार्टी वाले पैसे भी उसको दुखेंगे कि यार मैंने तो इतना ज़्यादा खर्चा पहले ही कर दिया और लॉटरी भी नहीं लगी। तो अपने आप को और डाउन पोजीशन पे लेके चला जाएगा वो। इसलिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें अपने फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को कभी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। एक बिजनेस लाइन का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ये तो थोड़ा मस्ती टाइप वाला एग्जाम्पल हो गया, लॉटरी टिकट्स वगैरह। हमारा एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक जो साल के एंड में अनसोल्ड पड़ा है, जिसे हम दो वैल्यू पे पाते हैं कई कई क्वेश्चंस में कि दो वैल्यू दी हुई है। एक कॉस्ट, कितने की लागत है आपके उसकी, एक मार्केट रेट, मार्केट प्राइस के मार्केट में वैल्यू कितनी है आज की डेट में उसकी। तो सपोज कॉस्ट है 30,000, मार्केट वैल्यू है 40,000। तो आपका मन तो करेगा कि मार्केट वैल्यू पे मैं शो करूं अपनी चीज़ को, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दिखाई दे, ज़्यादा अमाउंट दिखाई देगा, ज़्यादा प्रॉफिट शो हो जाएगा।
बट ये अभी सामान आपकी बुक्स में पड़ा है, बिका नहीं है कि आप 40 में मान ही लोगे मेरा तो 40 में बिकेगा, क्या पता ना बिके। तो एज पर कंजर्वेटिज्म अगर दो वैल्यू हमें दी हुई हैं तो विच एवर इज लोअर पे शो करते हैं, दोनों में से जो कम हो उस पे शो करते हैं। आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है ये कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे शो होता है अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, तो आप लिख सकते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको दो वैल्यू दी हुई हैं, अकाउंटेंट ने हायर पे दिखाया है, वो लोअर पे नहीं ज़्यादा वाली वैल्यू पे दिखा दिया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे इस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, उसका आंसर भी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। आई होप आपको प्रॉफिट वाला पॉइंट इन ऑल रिस्पेक्ट क्लियर हुआ होगा कि प्रॉफिट को क्यों प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में जब कभी हो जाएगा जब हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ही, बट जब तक नहीं होता है, दूर है प्रॉफिट, तो तब तक हम मौज मस्ती नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं लॉसेस पे, एक्सपेंसेस या लॉसेस पे। ऐसे ही कोई मस्ती टाइप का एग्जांपल लेते हैं पहले। सपोज आपके पेरेंट्स ने सोच के रखा है कि हम अपने बच्चे की 7-8 साल बाद या 10 साल बाद शादी कर देंगे, और उन्होंने कोई अमाउंट भी सोच के रखा है कि जनरली इतना पैसा तो हम शादी में लगा देंगे। तो फॉर एग्जांपल 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स आपकी शादी है, जिसमें आपके पेरेंट्स ने सोचा है कि 35 लाख के आसपास हमारा खर्चा आ जाएगा। तो अगर वो आज ही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं 7 साल बाद होने वाले खर्चे को, तो क्यों ना वो अभी से एक्शन लेना शुरू कर दें अपने उन 35 लाख को जोड़ने के लिए हर साल। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, हर साल आप पैसा नहीं जोड़ रहे थे, 35 लाख डिवाइड बाय 7 ईयर्स, हर साल आपको 5-5 लाख रुपए प्रॉफिट में से साइड में करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि 7 साल बाद आपके पास पैसा खर्च करने के लिए हो। बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या शादी नहीं होगी? शादी तो फिर भी होगी, खर्चे फिर भी होंगे। तब आप क्या करेंगे? उस मेन टाइम पर अपनी कोई प्रॉपर्टी या तो सेल करेंगे या किसी से लोन लेंगे। तो लोन लेना भी एक लायबिलिटी अराइज करना है, प्रॉपर्टी बेचना भी अपने आप को डाउन करना है, तो क्यों ना कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो कर ही लिया जाए। इसलिए कहते हैं हम कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो फॉलो कर रहे होते हैं वो सेफ स्टेज पे रहते हैं। अब ये तो थोड़ा कैजुअल सा एग्जांपल हो गया, मस्ती टाइप का। अब जो आपको बुक्स में लिखना है, अगर पेपर में आ जाएगी, एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? मशीन खरीदते हैं आप, कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदते हैं आप जिसकी कोई एस्टिमेटेड लाइफ होती है, जिसकी कोई एस्टिमेटेड लाइफ होती है, लेट 10 ईयर्स आपके एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है, जो आपने 10 लाख रुपए का खरीदा था। तो आपको आज ही ये पता है कि जो एसेट मैं परचेज करके लाया हूँ वो 10 साल में ज़ीरो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। मतलब 11वें साल आपको दोबारा से एसेट परचेज करना है, ये आपको आज ही पता है। आपको आज ही पता है कि 11वें साल मेरा एक और खर्चा वापस से आएगा। तो क्यों ना इन्हीं 10 साल में दोबारा से 10 लाख रुपए जोड़ लिए जाएं, ताकि 11वें साल में पैसा खर्च करने के लिए हमारे पास हो। हमने अपने लास्ट वीडियोस में एक टॉपिक डिस्कस किया था प्रोविजन एंड रिजर्व्स का, कि प्रोविज़न क्या होते हैं। प्रोविज़न हम बनाते हैं अपने फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉसेस को देखते हुए। हमें लगता है अगर कि हमें फ्यूचर में कोई ना कोई नुकसान या खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविज़न बना के रखते हैं। वो भी हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही आप प्रोविज़न बनाते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी आपको क्लियर हुआ होगा इन ऑल रिस्पेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मैं साइड में हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप
ले सकते हैं।